Hello, dear students. Again, I welcome you in the second class of Solve Paper Series for Physical Education. और हम UGC नेट की जो उधर क्लास चल रही है उनको आप करते रहिए। ये फिजिकल एजुकेशन जो सॉल्व पेपर की सीरीज है वो आपको कंटिन्यूसली इधर साइड में मिलती रहेगी। ठीक है, तो हमने पिछली वाली क्लास में वी हैव ऑलरेडी कवर कितने क्वेश्चंस किए थे। हमने 10 क्वेश्चन पहले किए थे। हम 10 क्वेश्चंस जो है वो डेली करेंगे और ये 50 क्वेश्चन खत्म करेंगे। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, ये सैंपल पेपर है, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उनको जो है वो ईयर वाइज सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन, गेटिंग द राइट फैक्ट्स टू द राइट पीपल एट राइट टाइम इन अ राइट वे इज कॉल्ड। मतलब सही फैक्ट्स जो है सही लोगों के लिए सही टाइम पे और सही तरह से अगर यूज किए जाएं तो इस पूरे होल कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज गेम मैनेजमेंट, सेकंड पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स, मोटिवेशन फॉर द स्पोर्ट्स एंड लीडरशिप इन स्पोर्ट्स। चलिए अब इन सबको देखते हैं। गेम मैनेजमेंट, अब गेम मैनेजमेंट यहाँ देखिए, गेम मैनेजमेंट को हम कंसीडर ऐसा तो नहीं है कि इसको नहीं कंसीडर करें, क्योंकि गेम मैनेजमेंट में जो है वो सारी की सारी चीजें जो नीचे हमें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स हो, मोटिवेशन फॉर द स्पोर्ट्स हो, लीडरशिप इन स्पोर्ट्स हो, तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इसी के अंदर आते हैं। लेकिन हम पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स की बात करें तो पब्लिक रिलेशन में आप देखिए कि पब्लिक रिलेशन में चाहे वो मीडिया के साथ रिलेशन हो, मर्चेंडाइज के मीडिया के साथ रिलेशन हो, या फिर स्पोर्ट्समैन के पब्लिक के साथ सोशल या पर्सनल रिलेशनशिप हो, ये सारे के सारे रिलेशन जो है वो किस में आएंगे, आपके पब्लिक रिलेशन में आएंगे। मोटिवेशन फॉर स्पोर्ट्स, मतलब मोटिवेशन में वो सारी, चाहे इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो, लेकिन जब मोटिवेशन एंड स्पोर्ट्स की बात करी जाती है तो बेसिकली फोकस किया जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे। फॉर एग्जांपल, वी आर गिविंग अ पर्टिकुलर रिवार्ड फॉर ए पर्टिकुलर गेम विनिंग। ठीक है, ऐसा है कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक टूर्नामेंट रखा है, उस टूर्नामेंट के लिए काफी हाई प्राइस रखा हुआ है, तो ज्यादातर जो अच्छे खिलाड़ी होंगे वो सारे के सारे उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू अचीव अ ग्रेट रिवॉर्ड। और इंस्टीड ऑफ दैट कि अगर हम कुछ रखें ना, कुछ रिवार्ड नहीं रखें, तो फिर कहेंगे कि नहीं यार, मतलब, तो देयर इज ए मोटिवेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एंड लीडरशिप इन स्पोर्ट्स, तो लीडरशिप जो है, तो मोटिवेशन जो है वो मतलब पूरी तरह से राइट पीपल राइट टाइम इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता ऊपर। पब्लिक रिलेशन भी इस सब चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है कि पब्लिक के आपके साथ रिलेशन कैसे हैं, या पब्लिक रिलेशन आप रखना भी चाहते हैं। और इसका बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल आप अभी देख सकते हैं इन द कोरोनल पीरियड, बिकॉज द गेम्स इंडिया बिटवीन England are going on right now, but there is a no spectators, physical spectators are present inside to the stadium, while all the players are playing on the ground only the people they are connected with the team or diverse field of the sports, and the sports lover can only watch the players to play on the स्क्रीन थ्रू ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो फिजिकली वहां प्रेजेंट को रोक लगा दिया है, क्योंकि ताकि जो कोरोनल आउटब्रेक है उसको रोका जा सके। तो ये भी फुलफिल जो है वो सारी की सारी क्या, ये सारी चीजों को राइट फैक्ट चाहिए, हमें राइट पीपल चाहिए, राइट टाइम चाहिए और राइट वे, मतलब तो ये भी इसको फॉलो नहीं करेगा। और लीडरशिप जो होती है, क्या होती है लीडरशिप, क्या करती है particularly it is a it is a way to motivate, to motivate or to join the peoples or group of peoples for single directed aim। एक गेम की तरफ सारे लोगों को खींच के लेके चले जाना, या उनको डायरेक्टेड कर देना, उनको इस तरह से मोटिवेट करना कि एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए सारे लोग काम करें। ठीक है, तो ये भी इसका पार्ट नहीं होगा। तो बचा हुआ कौन रह गया आपका, ए। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें राइट फैक्ट्स, राइट पीपल, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज जो है वो गेम मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द लास्ट लिंक ऑफ द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन द चेन। तो ये तो बड़ा एकदम सीधा सा आंसर है, पिछले में भी हमने इसका जो उसको काफी डिफाइन किया हुआ था, तो उसके एक्सप्लेनेशन से ही आपको पता चल जाएगा। कंट्रोल एंड इवेल्युएशन, चलिए ये गलत तो नहीं है, सही है, इसको काट नहीं सकते। फाइनेंस एंड बजटिंग, तो ये हमको मालूम है कि फाइनेंस एंड बजट जो है वो तीसरे नंबर की स्टेज में आता है, तो फाइनेंस एंड बजट लास्ट में तो जा नहीं सकता, इसको काटिए। पब्लिक रिलेशन भी शुरुआत में नहीं, लास्ट में नहीं आते, पब्लिक रिलेशन हमें बीच में चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल एंड इवेल्युएशन। और वैसे भी फीडबैक और इवेल्युएशन जो रहते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको आता है तो आप कोशिश करिए
कि अगर वो साइक्लिक मैनर में नहीं है तो फिर उसका आंसर डेफिनेटली कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन ही उसका फाइनल डेस्टिनेड एम टाइप का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर सही हो जाएगा। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। फंड ऑफ द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कैन बी कलेक्टेड थ्रू। ये बहुत ही एकदम से इजी क्वेश्चन है कि फंड जो अगर हम इफ सपोज वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पर्टिकुलर टूर्नामेंट और मीट, so for sake of run or the wellness to execution of the game, the fund collection could be done from। तो वो एरिया सेक्टर्स कौन कौन से हैं जहां जहां से हम फंड कलेक्ट करते हैं? अब जनरली देख लीजिए कि अगर सपोज दैट आप लोकल एरिया में भी कोई प्रोग्राम करा रहे हैं तो प्रोग्राम जो है उसमें से हम फंड कहाँ कहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सेम जो रूल्स हैं वो यहाँ पे भी लागू होते हैं। एलुमनाई और एसोसिएशन से हम फंड कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। चाहे एलुमनाई एसोसिएशन को एक पर्टिकुलर एक नाता हो जाता है कि सपोज दैट हम किसी स्कूल से जुड़े हुए हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और उसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई भी पर्सनल आके अगर आपसे कहता है कि ऐसे ऐसे हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में हमें फंड की जरूरत है, तो आप उसको, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा कम फंडिंग करें बट आप फंड के लिए मना नहीं करेंगे। अमूमन केस में ऐसा होता है बिकॉज सेंटिमेंटली यू आर अटैच विद। डोनेशन एंड गिफ्ट्स दे आर आल्सो परमिसिबल। फंड फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंड अंडरटेकिंग, फंड का मामला यही होता है कुल मिला के, अगर सही शब्दों में कहा जाए कि कहीं से भी मिले वहाँ वो लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं फंड को। तो इसके क्या हो जाएंगे? डी, इसके ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है वो सही हो जाएंगे। ये काफी इजी क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव ऑफ 14वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन मे बी टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स इन कंट्री। ठीक है, ये गलत तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव होता है इनकरेज करता है डेवलपमेंट को स्पोर्ट्स इन द कंट्री, तो ये सही है। मतलब ये तो हम लास्ट में देखेंगे कि फाइनल आंसर क्या होगा। पहले हम देखते चलते हैं कि नकार किस किस को नहीं सकते और किस किस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट वे होता है किसी भी मल्टीपल चॉइस को अटेम्प्ट करने का वो है कि आप जो ऑप्शंस हैं उनको आप एलिमिनेट करते जाइए और लास्ट में जो आपको बेस्ट सुटेबल आंसर लगता है यू कैन गो विद दैट। दैट विल बी द मच बेटर वे एंड way to get the right answer. To organize the championship at the national and regional level, तो ये भी बात सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी डिसाइडेड, ये सारी चीजें भी जो आपकी नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वही डील करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए बढ़िया, अच्छा, बहुत सही। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग की क्लास आप पीछे रिमाइंड करिए कि लेसन प्लानिंग की क्लास में मैंने ये सारी चीजें आपको पूरी तरह से डिफाइन की थी। हमने काफी डिटेल क्लास ली थी, मेरे अंदाज से वो सबसे बड़ी क्लास मेरी अब तक की वही है। वो लगभग 1.5 घंटे की क्लास थी जिसमें लेसन प्लान के फॉर्मुलेशन से लेके एम ऑब्जेक्टिव सब चीज को मैंने डिटेल में वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एज एंड सेक्स, ये एज एंड सेक्स ये तो पता है आपको कि एज एंड सेक्स जो है क्या है इसका एक पार्ट है, मतलब प्रिंसिपल है। क्योंकि जब हम बना रहे होते हैं कोई भी लेसन प्लान तो ये हमें डिफाइन करना पड़ता है, ये हमें कंटेक्स्ट बाउंड करना पड़ेगा कि किस क्लास के बच्चे को हम, कौन सी क्लास के बच्चे हैं या किस एज के बच्चे हैं सॉरी, जिनके साथ हम डील करने जाना है, जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जरूरी क्यों होता है? जरूरी इसलिए आप समझ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल आप छोटे बच्चों की किताबें देखेंगे क्योंकि उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डेवलप हुई होती है। इमेजिनेटिव मतलब आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट काम करता है कि जब तक उनको दिखेगा तब तक उनके लिए सत्य है, अगर नहीं दिखेगा तो उनके लिए वो कोई मायने नहीं करता। तो ऐसे इसी की वजह से क्या होता है, एक्चुअली मैं ये सब इसलिए आपको कहानी की टाइप में बता रहा हूँ ताकि आपको ये कहानी के तथ्यों के आधार पे जब कोई क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो होता क्या है, छोटे बच्चों की किताबों में ज्यादा पिक्चर्स होती हैं, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे आप में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती जाती है। और आप देखते हैं कि फिर आपकी जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनमें पिक्चर्स ज्यादा नहीं रहती, ज्यादातर थ्योरी रहती है और सीधे सीधे लोग उसको समझ जाते हैं क्योंकि वो थ्योरी में ही हाइपोथेटिकली जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा उसको डिजाइन कर लेते हैं 3D को माइंड में। ठीक है, अब बात आती है सेक्स की। ये भी बात सही है, मेल की क्लास लेने जा रहे हैं या फीमेल की क्लास लेने जा रहे हैं तो इस चीज का भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम लेसन प्लान बना रहे हो। प्रोग्रेशन, ये बिल्कुल प्रोग्रेशन क्या नाम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन फॉलो किया जाता है। वार्म अप ये तो है ही, अगर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो यू हैव टू start your class with the warm up. Without warm up you cannot go for it because the warm up is the way by which you increase the body temperature so that the movement of your muscles could be
easy and range of the motion will be increased. So ultimately the flexibility will increase, directly reduce your chance to get injured. और यह नीचे आता है टीचर्स एक्सपीरियंसेस। तो आप देखिए कि इसमें से जो टीचर का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लानिंग में नहीं आता है। मतलब प्रिंसिपल ये है कि ये आपका एज और सेक्स लिया जाएगा, प्रोग्रेशन आपका लिया जाएगा, वार्मिंग अप आपका लिया ही लिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कम एक्सपीरियंस का टीचर भी अच्छी पेडागोजिकल स्किल रखता हो, अच्छी नॉलेज रखता हो और बहुत अच्छे से आपको सिखा पाए। तो इसको ये ऑफकोर्स टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो मायने करता है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लान के अंदर नहीं आता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द पीपल। बच्चे जो हैं उनका क्लासिफिकेशन का मेथड कौन कौन से हैं? कोजन मेथड, YMCA मेथड, अटलांटा सिटी मेथड, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब इसको देख लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसमें कौन कौन से मेथड हैं? कोजन टेस्ट is a physical examination performed to evaluate the lateral epicondylis and कुछ इसमें प्रॉब्लम होती क्या है, इसको मोस्टली तब करते हैं जब हमें कभी हमारी जो एल्बो है उसमें अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो लेटरल जो एपिकोंडाइल है वहां से मैनेजमेंट करके देखते हैं कि क्या पोजीशनिंग है, जो रेसिस्टेंस है ट्रिगरिंग की या रिस्ट की जो एक्सटेंशन है उसको ट्रिगर करने में, उसको जब हम रोटेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो, या रेडियो अल्नर जो मूवमेंट है उसको जब जब एल्बो का जब रोटेटरी मूवमेंट है तो उसमें जो हमारी फोर आर्म है, और फोर आर्म जहां से मिडल ऑफ द फोर आर्म टू एल्बो के ओरिजिन पॉइंट से अगर यहाँ पे बार बार पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस तरह का पेन हो रहा है, तो इसमें पूरा डिटेल इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। YMCA एक मेथड है जिसमें हम फैट लेवल चेक करते हैं, और इसका फॉर्मूला फॉर द वुमेन्स मल्टीप्लाइड बाय द वेस्ट 4.15 subtract of 10 to the value 7.76. On the other hand, the multiply the weight by 0.082 and divided obtained by the value of weight again. तो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ नहीं है, मैंने इसको वर्ड्स में लिखा हुआ है। ये आपके लिए एक टास्क है कि इसका फॉर्मूला जो है एग्जैक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, फिर हम देखते हैं कि आपका जो फॉर्मूला आप देंगे, जो एक्सप्लेनेशन उसका, वो कितना बेहतर होगा। आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से फॉर्मूला उसका लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ सर्वाइवर इन फिजिकल एजुकेशन। सुपरवाइजर जो है वो फिजिकल एजुकेशन में कौन हो सकता है? स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूट। अब ये बात तो समझ में नहीं आती यार कि सबसे ज्यादा तंगड़ा आदमी हो उसी को आप बना दो, ये तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मतलब एक रूल्स के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स है, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आपको कोई भी फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा या इवेलुएटर होगा उसको आपको बनाना पड़ेगा। टेलेस्ट गर्ल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये भी कोई बात नहीं हुई कि लंबा छोटा मोटा, इसका तो ज्यादा मतलब फर्क नहीं पड़ता है उसमें। टेलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये भी नहीं हो सकता। तो अब देखिए आपके पास जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का ऑप्शन बचा, तो हम इसी ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी आप इस तरह देख लीजिए कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है। अगर एक फिजिकल एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है या किसी भी कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, अगर उसका हेड जो होगा वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जानकार जरूर होगा। ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन का कोई भी टीचर है उसको जाके मैथमेटिक्स के डिपार्टमेंट हेड बना दिया जाए, स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट है उसका हेड बना दिया जाए, या फिर कोई संस्कृत का टीचर है उसको हिंदी का हेड बना दिया जाए। ऐसा नहीं होता। मतलब पर्टिकुलर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि उसमें आपने मास्टर्स किया हो या फिर आपने पोस्ट मास्टर किया हो, ठीक है। जैसे कि आपका जो फिजिकल एजुकेशन के ग्रेजुएट हैं वो मतलब जूनियर तक पढ़ाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो 12th तक पढ़ाएंगे, या फिर उससे ऊपर की जब एजुकेशन आपकी होगी, आप जब पोस्ट डॉक कर लेंगे या PhD कर लेंगे तो उसके बाद आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट जो होगा वो जाके सुपरवाइजर उसका बन सकता है। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। 18वां आंसर देखते हैं, whether or not given the source is genuine and admissible as evidence is found through। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेट में भी इसके बारे में क्वेश्चंस पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे।
और इसको जरा आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। इसको मैंने आगे इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ताकि मतलब आपका क्वेश्चन जो है इससे गलत नहीं हो। अक्सर क्वेश्चन इससे गलत कर देते हैं लड़के। दो तीन चीजें हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको इसमें परेशानी नहीं होगी, डेफिनेटली आप सही आंसर इसका लगाएंगे। तो न केवल स्टेट एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाकी दूसरे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो अब पहले ये देख लीजिए कि ये पूछ क्या रहा है एक्चुअल में। ये कह रहा है वेदर और नॉट द गिवन सोर्स इज जेन्युइन। मतलब जो सोर्स है किसी भी चीज का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक पे जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च पेपर डेवलप किया, और रिसर्च को पेपर में जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक जो है कितना जेन्युइन है, ये जेन्युइनिटी के बारे में बात करता है। और उस रिसर्च पेपर की जो सोर्स है वो सोर्स कितना जेन्युइन है, मतलब जहां जैसे फॉर एग्जांपल किसी में पब्लिश किया है आपने, तो वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी। तो हम इसका अभी देखते हैं कि एक्सटर्नल criticism is the process by which the historians determine whether the source is authentic। सोर्स की बात हो रही है, ठीक है, बाई चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द सोर्स। तो क्या क्या करते हैं हम इसमें एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में, हम ये चेक करते हैं कि सोर्स जो है वो कितना ऑथेंटिक है। और कैसे करते हैं, बाई चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म व्हेन द हिस्टोरियन चेक द वैलिडिटी ऑफ द सोर्स, वेरीफाई वेदर इज नॉट ऑथेंटिक। This process is important regarding to the analyzing data because we have the question whether or not we can trust the data and use it reference point। For example, आप अगर अपनी रिसर्च स्टडी कोई कर रहे हैं तो आपको जो डेटा लिटरेचर रिव्यू में मिलेगा, आप ये कंफर्म करना चाहेंगे पहले कि आप जो जिस डेटा को आप अपनी स्टडी में रेफरेंस के थ्रू पे या लिटरेचर रिव्यू के तौर पर रख रहे हैं, वो डेटा सही है भी या नहीं। अगर आपने उस डेटा को सही ले लिया और बाई चांस वो डेटा तो गलत था, तो आपकी पूरी पूरी रिसर्च स्टडी क्या हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी, एकदम खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए होता है। अब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को भी साथ साथ में आप समझ लीजिए। एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या करता है, ये रिलायबिलिटी ऑफ द ऑथेंटिकेट सोर्स आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। अब एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म से हमें रिलायबिलिटी पता चल गई, सोर्स पता चल गया कि उसका सही से। अब जब सोर्स पता चल जाएगा तो फिर हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ये नीचे वाला ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको बहुत अच्छे से आप देख लीजिए। इंटरनल क्रिटिसिज्म इज अप्लाइड टू चेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, वेदर द कंटेंट गिवन in it is believable or not। It is because the many writers will not have adequate knowledge of the given situation। Some will write on the situation with motivation or prejudice। ठीक है, कई एक बार ये होता है कि चीजों को जोश जोश में आपने कुछ लिख दिया, आपने सही जगह पब्लिश भी करा दिया उसको, लेकिन चीज तो वैसी थी ही नहीं जैसी कि होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इनका जो रोल प्ले होता है, ये काफी रोल प्ले करते हैं आपका हाइपोथेसिस के डिजाइन करने में भी, कि जो आपका इंटरनल क्रिटिसिज्म है या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। ठीक है, और फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर आपका लिटरेचर रिव्यू मौजूद है दैट्स फाइन, तब हम जाएंगे हाइपोथेसिस डिजाइन करने के लिए। अगर आपका बाय चांस लिटरेचर रिव्यू मौजूद ही नहीं है तो फिर हम एक रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखें। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इज हेडेड बाय। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसका डायरेक्टली हेड कौन होता है, चेयरमैन होता है, डायरेक्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, या ट्रेजरर होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें बेसिकली इसका आंसर क्या है, प्रेसिडेंट। क्यों होता है, चलिए देख लेते हैं। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करंटली गवर्न बाय 32 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, और उसको नरेंद्र ध्रुव बत्रा जो है वो प्रेसिडेंट है अभी, और वो उसको लीड कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से कोई इलेक्शन नहीं हुआ, 17 में इलेक्शन हुआ था। और अभी एक चीज और देखते हैं इसके बारे में कि 1927 में आईओए की फॉर्मेशन हुई थी। उस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट जो थे वो सर डी टाटा थे, और इसके जो सेक्रेटरी थे वो एजी नोरेन थे। अच्छा, इसकी दूसरी बात, एक चीज ये भी याद रखिए आप, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड की गई थी। करंट प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा है, सेक्रेटरी कौन है करंट, मिस्टर राजीव मेहता। अच्छा, जब आईओ का नाम आता है तो आईओसी को भी आप याद रखिए। कई एक बार होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो आईओए और आईओसी को आप कंफ्यूज मत होइए उससे। इसके बारे में आप देख लेते हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए फिर दोबारा से मैंने इसको रखा है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लौसाने में।
ठीक है। करंट प्रेसिडेंट थॉमस वाच। अच्छा, इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है, जो करंट प्रेसिडेंट है वो किस कंट्री से है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर इसका दीजिए। ऑनरी प्रेसिडेंट कौन सा है? जैकस रोगिस। ठीक है। फाउंडेड 23 जून 1894, पेरिस फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें कभी कभी ये 1894 सिर्फ ना देके 23 जून 22 जून ऐसे करके भी आंसर में दे देता है, तो इसको भी आप याद रखिए। अच्छा, फाउंडेशन के लिए कहाँ पे इसकी बात हुई थी? पेरिस और फ्रांस में बात हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे? लोसाने में। तो इन दोनों में फर्क आप याद रखिए। डायरेक्टर अभी कौन है? क्रिस्टोफर डी केपर। फाउंडर पेरी डी कॉवर्टन और डेमेत्रोस विक्लेक्स। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। खो खो इज ए पॉपुलर गेम टैग इन्वेंटेड इन। खो खो जो है काफी पॉपुलर गेम है, और ये कहाँ इन्वेंटेड हुआ था? हिसार, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। चलिए, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये बेसिकली महाराष्ट्र में ये खेल डेवलप हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। खो खो एंशियंट टाइम वाज प्लेड ऑन द रथ पे पहले खो खो खेला जाता था, जो चैरेट्स पे इसको पहले रथेरा बोला जाता था। ठीक है। द ईयर 1960 एंड 61 फाउंडेड वुमेन चैंपियनशिप जो है वो सबसे पहले कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुई थी। इट वाज प्लेड 12 प्लेयर इसमें खेलते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं। सॉरी, मेक मी करेक्ट प्लीज। 12 नॉमिनेटेड प्लेयर होते हैं आउट ऑफ 15, जिनमें से 9 खेलते हैं, और 9 में से भी 9 जो है एक चेजिंग होते हैं और एक चेजर होते हैं। ठीक है। तो जो बैठने वाले प्लेयर जो रहते हैं उनमें 8 बैठते हैं, एक मतलब चेज करता है, तो 9 वो हो गए। लेकिन जो खेलने वाली टीम होती है वो खड़े रहने वाली, उनमें से 3-3 लोग के उसमें आते रहते हैं लोग। ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी डायमेंशन के बारे में भी आप देख लीजिए कि सब जूनियर और जूनियर में ये किसमें 23 मीटर से या 27 मीटर तक की इसकी लेंथ होती है, 14 से 16 तक की इसकी विड्थ होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछता है ये बीच में कि इनका लास्ट जोन जो होता है उनके बीच की डिफरेंस कितनी होती है फ्री जोन की, तो 1.5 मीटर की होती है वो। ठीक है। और बीच में जो पोल से फर्स्ट वाली वर्टिकल लाइन होती है वो 2.55 मीटर पे होती है। फिर बाकी सारी बीच की जो रहती हैं वो 2.3333 पे रहती है, और फिर लास्ट वाली फिर जो होती है वो 2.55 की होती है। ठीक है। चलिए, बेहतरीन, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन जो था पिछली जो क्लास ली थी उसमें एक क्वेश्चन था, फ्री एंड एक्टिविटीज जनरली डन इन, सॉरी अरे कहाँ जा रहा है ये, फ्री एंड एक्टिविटीज जनरली डन इन ग्रुप इज कॉल्ड। उसमें पॉलीमेट्रिक्स, कैलिस्थेनिक्स, ड्रिल मार्चिंग और वेट ट्रेनिंग। एक्चुअली इसका आंसर मैंने उसमें आपको पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग दिया था। वो क्यों दिया था कि मैंने उसमें कॉन्टेक्स्ट आपके साथ जोड़ा था। मैंने ये एक्सप्लेनेशन में कॉन्टेक्स्ट जोड़ा था कि अगर बॉडी वेट की बात नहीं हो रही है तो आप उसका आंसर जो है वो पॉलीमेट्रिक्स दे सकते हैं, क्योंकि बॉडी वेट को भी एज ए इक्विपमेंट ही काउंट किया जाता है। ठीक है। लेकिन अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करते, क्योंकि अक्सर जो है जो जो पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग है वो भी हम बिना बिना किसी इक्विपमेंट्स के फ्री हैंड एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेशंस बना के। तो इसलिए हम पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे कि पेपर का किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहा है। तो अगर सिर्फ फ्री हैंड एक्टिविटीज की बात कर रहा है जनरली, तो आप उसको कैलिस्थेनिक्स लगा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें बॉडी वेट की बात कर देता है तो और ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है। तो जब इन दोनों क्वेश्चंस को आप लगाइएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे क्लास। तो अगली क्लास के लिए आज इनके क्वेश्चन कीजिए, और बाकी जितने भी जो बचे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस काफ़ी मुझे पहले भी आए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आपका कोई क्वेश्चन का आंसर है तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भेज दीजिए। मैं उसका आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में या फिर यहीं ग्रुप में आपको दे दूंगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक के लिए, तब तक के लिए नमस्ते।